हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएस प्री जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र किस देश से है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी मंगोलिया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे का जो एक क्षेत्र है जिसे हम स्वालबर्ड के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। आइए जानते हैं स्वालबर्ड के बारे में, फिर नॉर्वे के बारे में। जैसे कि पृथ्वी की सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित नॉर्वे का स्वालबर्ड द्वीप समूह जलवायु परिवर्तन के चरम परिणामों के कारण तेजी से प्रभावित हो रहा है। स्वालबर्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यह यूरोप की मुख्य भूमि से करीब 400 मील दूर नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। तो अगर देश की बात की जाएगी तो आपका नॉर्वे आएगा, और अगर द्वीप समूह की बात की जाएगी तो स्वालबर्ड आएगा। और अगर स्वालबर्ड किस महासागर में स्थित है तो वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। वहीं नॉर्वे देश की बात की गई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। नॉर्वे जो कि आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाएगी तो ओस्लो है, और इसकी राजभाषा आपकी नॉर्वेजियन भाषा है, और इसकी मुद्रा जो है वो आपकी नॉर्वेजियन क्रोन है, तथा नॉर्वे की संसद को स्टूर्टिंग कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि बात कर दी जाए कि 2 महीने का दिन किस नगर में होता है, तो वो आपका नॉर्वे का ही नगर है जिसका नाम है हैमराफास्ट। नगर में 2 महीने का दिन होता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मापन में ऊर्जा त्रिकोण में कौन सा आधार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास और वृद्धि, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, या ऑप्शन डी पर्यावरणीय स्थिरता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सतत विकास, जो कि ऊर्जा के त्रिकोण में शामिल नहीं है। आपका ऊर्जा के त्रिकोण में आर्थिक विकास और वृद्धि शामिल है, ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में। जैसे कि जो आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहा है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड और फिर फिनलैंड का रहा है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो कि सन 2019 में 76वें स्थान पे था, 2 स्थान फिसल करके उसवें स्थान पे पहुंच गया है। और ये जो भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, ये उसका जो लक्ष्य है 2027 तक के 275 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के कारण हुआ है। वहीं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 की बात की जाए तो उसमें चीन का जो स्थान है वो आपका 78 है, और अमेरिका का 32 स्थान मिला है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ऑप्शन ए हेकले ने, ऑप्शन बी टॉन्सले ने, ऑप्शन सी अर्नेस्ट नेस ने, या ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अर्नेस्ट नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब ये जो डीप इकोलॉजी है, और इसका जो मुख्य सिद्धांत है कि यह विश्वास करता है कि संपूर्ण रूप से जो भी जीवित पर्यावरण है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और इसे जीने फलने फूलने के लिए कुछ बुनियादी नैतिक व कानूनी अधिकार होने चाहिए। ये डीप इकोलॉजी का मुख्य सिद्धांत इस बात पे विश्वास करता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी त्रामपाषाण युग, या ऑप्शन डी लोहा युग।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्राम-पाषाण युग को चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जो ये आपका त्राम-पाषाण युग है, इसमें जो था, जैसे उस समय जो औजार और हथियार थे वो पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगे था, इसीलिए इसे त्राम-पाषाण युग या चाल कोलिथिक काल भी कहा जाता है। अगर बात की जाए भारत में त्राम-पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ कहाँ मिली हैं, तो वो आपके जैसे कि राजस्थान में उदयपुर और राजसमंद में, वहीं महाराष्ट्र में बात की जाए तो अहमदनगर, कोल्हापुर और पुणे में मिली हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ मालवा, मांडरा या गुना में ये बस्तियां त्राम-पाषाण युगीन की बस्तियां मिली हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। 1. जलियांवाला बाग हत्याकांड। 2. डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना। 3. 1919 अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। अब आपका ऑप्शन दिया गया है ए 2, 1, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3, 1 या ऑप्शन डी 3, 2, 1। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 1 और 3। पहले आपको डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, जो कि आपका 10 अप्रैल को था। फिर 13 अप्रैल को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद आपका अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी, जो कि आपकी गिरफ्तारी 10 अप्रैल को हुई थी। उस समय के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने अपनी सेना को निहत्थी भीड़ पर तितिर-बितिर होने का मौका दिए बगैर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। और कांग्रेस के अनुसार 10 मिनट तक लगातार गोली चली थी, जिसके अनुसार 1000 लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए थे। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन गए और वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। और इसी कारणवश उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और अगर बात की जाए अमृतसर अधिवेशन की, तो वो आपका 34वां अधिवेशन था, जो कि आपका 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात की जाएगी तो आपका मोतीलाल नेहरू ने की थी। और जलियांवाला बाग इस जो अधिवेशन में थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकबर का शासन जाना जाता है 1. क्षेत्रों को जीतने के लिए, 2. अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, 3. न्याय प्रशासन के लिए या 4. उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है, क्योंकि इन्होंने अकबर को क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता है, जबकि ये धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाने जाते हैं। आइए अब जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर, जो कि तैमूर वंशावली के मुगल शासक के तीसरे शासक थे। अकबर को अकबर ए आजम, शहंशाह अकबर भी कहा जाता था। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिससे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया तथा सभी जाति वर्गों के लिए एक समान माना और अपनी मित्रता के संबंध स्थापित किए। और बाकी जानते हैं अकबर के जीवन की अन्य विशेषताएं, जैसे कि अकबर के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था और वहाँ जो दीवाने आम था उसमें वे आम लोग या जनता की बातों या परेशानियों को सुनते थे और दीवाने खास में वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई विद्वानों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते थे। और बात की जाए हल्दीघाटी युद्ध की, तो यह आपका मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तो इन्होंने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अकबर के जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को
जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। अगर इनके राजस्व प्राप्ति में जो कि जब्ती प्रणाली तो अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी, तथा इनके प्रसिद्ध संगीतकार की बात की जाए तो वो तानसेन थे, और चित्रकार इनके समय के अबुल समद थे। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रामसर सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वेटलैंड्स के रूप में शामिल नहीं किया गया? 1 दलदल, 2 बाढ़ के मैदान, 3 पीटलैंड्स, 4 कोरल या 5 मानव निर्मित आर्द्र भूमि। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आपका ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2, 4 और 5 या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 4 और 5 शामिल नहीं किया गया है। आइए जानते हैं रामसर सम्मेलन। और जो ये आपका रामसर सम्मेलन है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए लाया गया था। तो पहले जानते हैं आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि या नम भूमि वह भूमि होती है जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन की सतह के पास होता है, या जहां जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी होती है, उसे आर्द्र भूमि या नम भूमि होता है। और इसके संरक्षण के लिए ही रामसर में ईरान में एक 1971 में हस्तांतरित अंतर सरकारी संधि हुई जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधन के संरक्षण व युक्ति संगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करता है। वहीं बात की जाए भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल या वेटलैंड्स स्थल हैं, तो वो आपके 37 है, जो कि सन 2019 में आपके 27 थे, जो कि सन 2020 में 10 और बढ़ गए, तो अब आपकी वो 37 हो गए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। 1 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर है। 2 उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। 3 ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। 4 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1921 में बनी। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1921 में बनी। वहीं बात की जाए ऑप्शन 1 की, जो कि आपका फॉल्स है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर ना होके लखीमपुर खीरी है। वहीं आपका लखीमपुर खीरी के बाद अगर है तो वो आपका कुशीनगर है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एंग्लो अमेरिकी व लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों को अलग करती है? ऑप्शन ए रियो ग्रांडे, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी या ऑप्शन डी ओहियो। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रियो ग्रांडे आपको एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका को की संस्कृतियों को अलग करती है। आइए जानते हैं रियो ग्रांडे नदी के बारे में। रियो ग्रांडे, जिसे रियो ब्रावो देल नॉर्तो के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर अमेरिका की एक नदी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो राज्य से आरंभ होती है और लगभग 30,000 किलोमीटर बहने के बाद फिर मिसिसिपी की खाड़ी से बह जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भेदिया कारोबार क्या है? ऑप्शन ए निर्यात को बढ़ाने हेतु मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन बी शेयर घोटालों की पूर्ति हेतु बॉन्ड जारी करना, ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिभूतियों के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री आपकी भेदिया कारोबार कहलाती है। जैसे कि आपको बहुत ही ईजी शब्दों में अगर समझा दें कि जब कंपनी के मैनेजमेंट से कोई जुड़ा हुआ आदमी या व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयरों की खरीद करता है या उसको बेचता है और मुनाफा कमाता है, तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर भेदिया कारोबार बोला जाता है। लेकिन
सेबी ने जो ग्राहक हैं उनके सुरक्षा के देखते हुए सेबी ने कानून बनाया एक 1952 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग को क्राइम माना जाने लगा है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान लागू किया जा सकता है? 1. अनुच्छेद 131, 2. अनुच्छेद 136 और 3. अनुच्छेद 262। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 और 3 केवल, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन डी, जो कि आपका जैसे कि आपका 131 अनुच्छेद, 136 और 262, ये तीनों ही अनुच्छेद आपके अंतर्राज्यीय जल विवाद में शामिल किए जाते हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी विवाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दंड आदेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा देता है। लेकिन अनुच्छेद 136 वन के अनुसार सशस्त्र बलों से संबंधित या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी अदालत या अन्य अधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी निर्णय, निर्धारण, वाक्य या आदेश पर या एसएलपी लागू नहीं होता है। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये जो एसएलपी के किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अपने विवेक से निर्णय लेना या उसके अनुरोध को स्वीकार करना है या खारिज करना है, या सुप्रीम कोर्ट एसएलपी के माध्यम से लेता है। जब एसएलपी की चर्चा की जाती है तो अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल के निर्णयों के संबंध में स्थिति को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और संविधान का अनुच्छेद 262 में सर्वोच्च न्यायालय को अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील को सुनने या निर्णय लेने में सर्वोच्च न्यायालय को रोकता है। हालांकि अनुच्छेद जो 136 है आपका, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में कोई भी न्यायालय के संदर्भ में अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल को इस अनुच्छेद के दायरे में लाता हुआ प्रतीत होता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव पिटीशन के तहत बताए गए उपाय एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल को संविधान के अनुच्छेद 32, 131, 136 और 262 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में लाता है। तो इसके अंतर्राज्यीय जल विवाद से आपका 131, 136, 32 और आपका 262 आपका इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शन ए विकासशील देशों की, ऑप्शन बी गरीब देशों की, ऑप्शन सी विकसित देशों की, या ऑप्शन डी शक्तिशाली देशों की। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकसित देशों की जो करेंसी होती है वो हार्ड करेंसी होती है। आइए अब जान लेते हैं करेंसियों के बारे में। जैसे कि पहले जानते हैं सॉफ्ट मनी या हार्ड मनी, जिसे सुलभ मनी या हिंदी में दुर्लभ मनी भी कहते हैं। तो जो सुलभ मनी होती है, इसमें जो होती है मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, तो इसे हम सॉफ्ट मनी बोलेंगे। इस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी होता है। यह नोट लगभग सभी विकासशील जितने भी देश हैं उनकी जो मुद्रा होगी वो सुलभ या सॉफ्ट मनी कही जाएगी। वहीं दुर्लभ मुद्रा जो है आपकी वो हार्ड मनी, जिस मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है, वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होता है, अर्थात इस मुद्रा को आसानी से पूरी दुनिया में बदला जा सकता है। 3 की तरफ, मलेरिया परजीवी को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ऑप्शन ए ट्रोफोजोआइट, ऑप्शन बी स्पेरोजोआइट, ऑप्शन सी साइजोजोआइट, या ऑप्शन डी स्पोरोब्लास्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पोरोजोआइट, आपका मलेरिया परजीवी की सबसे ज़्यादा संक्रामक अवस्था होती है। आइए जानते हैं मलेरिया परजीवी के बारे में।
जैसे कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजुआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक जो होता है प्लाज्मोडियम वो फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम विवैक्स माने जाते हैं। और साथ ही प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरिया भी मानव को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ये सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। वहीं बात की जाए वाहक जो मादा मच्छर की, तो ये एनोफिलीज मच्छर जो होता है ये परजीवी होता है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित होते हैं और रक्तहीनता के लक्षण उभारते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एफ्लाविस किससे बनता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी शैवाल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कवक, जो कि एफ्लाविस बनाते हैं या एफ्लाटॉक्सिन भी इसे बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे लाइव वे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन एक विशेष प्रकार के जहरीले तत्व हैं जो एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस पेरेसिटिकस नामक फंगस से निकलते हैं। यह फंगस गर्म सूक्ष्म परिस्थितियों में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलों को अपने चपेट में ले लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 फसल आती है, मक्का और मूंगफली, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन से संपर्क के लिए अधिक ये संवेदनशील होते हैं। वहीं एफ्लाटॉक्सिन कैंसर पैदा करने वाला तत्व है, जिसमें बड़ी खुराक से लोगों को घातक हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आइए अब जानते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या होते हैं। जैसे कि जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए और भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए। इस पर इंग्लैंड की सरकार ने एक गोलमेज सम्मेलनों की योजना स्वीकारी और इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें मुसलमान, हिंदू, महासभा, सिख, ईसाई, जमींदार, उद्योगपति, हरिजन, यूरोपियन, भारतीय नरेश, इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दल और भारतीय उदारवादी पंथियों के प्रतिनिधित्व को आमंत्रित किया गया। इसी के तहत प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपका 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 लंदन में आयोजित हुआ, इसमें ये पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासक को भारतीयों को बराबर का दर्जा मिला। वहीं ये जो सम्मेलन का उद्घाटन है वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और इसकी अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। वहीं बात की जाए दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो आपका 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ और महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की। वहीं गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अगर खुद के खर्च से कौन भाग लेने गया था तो वो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट थे। और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने बोला है, जब वे खाली हाथ और निराश होकर बम्बई पहुंचे तो उन्होंने बोला कि यह सच है, मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। वहीं अगर बात की जाए आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि लंदन में हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, इसमें कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो योजना थी उसको अंतिम रूप दिया गया तथा इस समय भारत के सचिव सैमुअल होर थे। और इन तीनों सम्मेलन के दौरान अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो वो आपके रैमजे मैकडोनाल्ड थे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।